नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से नागरिकता संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में आग लगाने की कोशिश की जा रही है, दंगे किए जा रहे हैं, उसके बाद ये सवाल उठता था कि इन सब दंगों के पीछे कौन है और कौन लोग हैं जो इन सब बातों को, इन सब कुकर्मों को अंजाम दे रहे हैं। अब इसका खुलासा होता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात पुलिस ने जो अब तक जांच की है, जो गुजरात के अहमदाबाद और बड़ौदा में दंगे हुए, उसके बाद जिन लोगों को पकड़ा गया उनमें से ज़्यादातर दंगाई बांग्लादेशी घुसपैठिए निकले हैं। और उसके साथ साथ कांग्रेस के छुटवैये नेता ही उनको लेकर आए थे। उनको पूरी तरीके से बताया गया क्या क्या करना है और उनको एक तरीके से ठेके दिए गए थे इस काम के लिए। और यही वजह है कि जिस तरीके से दंगाइयों के पैटर्न देखने को मिले, पूरे देश में लगभग एक ही पैटर्न पर दंगाई काम कर रहे थे। वो बोरों में भरकर ईंट पत्थर लाते हैं, उसके अलावा पेट्रोल बम लेकर आते हैं और पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर इकट्ठे होते हैं और उसके बाद मौका देखकर वो पत्थरबाजी शुरू करते हैं, आगजनी करते हैं और निशाना बनाया जाता है पुलिस की गाड़ियों को और सार्वजनिक बसों को। निश्चित तौर पर इस पूरी की पूरी साजिश के पीछे कांग्रेस का हाथ पहले से ही माना जा रहा था, क्योंकि जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट में, खासकर असम में ये पूरे के पूरे विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, बाद में उसको लेकर आगजनी की बहुत सी वारदातों की सूचना आई और उनमें कई कांग्रेसी स्थानीय नेता पकड़े गए थे। वही अहमदाबाद में भी हुआ, वहाँ का एक पार्षद भी पकड़ा गया। और ये पूरी साजिश का खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने शहजाद नाम के एक कांग्रेसी नेता को, जो पार्षद है, शाह आलम इलाके में रहने वाला है और ये नागरिकता संशोधन के जो कानून के विरोध में उपद्रव और तोड़फोड़ हुई थी, उसको लेकर कॉरपोरेटर शहजाद खान ने जो कुछ किया वो पूरी तरह खुलासा हो चुका है। शहजाद अहमद के अहमदाबाद के मशहूर नवाब बिल्डर परिवार से ताल्लुक़ रखता है और बाकायदा इस आदमी ने साजिश रच के उन लोगों को पैसे भी दिए गए और इसके लिए चुना गया बांग्लादेशी घुसपैठियों की बस्ती के रहने वाले तमाम गुंडे और मवालियों को। तो ये सारा का सारा खुलासा अहमदाबाद पुलिस ने अब कर लिया है और इसको 14 दिन की रिमांड पर भी अब ले जाएगी पुलिस इसको। और सीधे तौर पर इसका कांग्रेस से कनेक्शन साबित होने के बाद कांग्रेस को ये लग रहा है कि पूरे देश में उसकी जो साजिश थी अब वो खुलने वाली है। यही वजह है कि आज सोनिया गांधी सबसे पहले मीडिया के सामने आई, उसने अपना एक बयान जारी किया और उसमें केंद्र सरकार की आलोचना की और ये कहा कि हम प्रदर्शनकारियों के साथ और छात्रों के साथ हैं, जो पुलिस के द्वारा डंडे चलाए जा रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। और जब उसके भी विरोध आलोचना होने लगी तो उसके बाद उसकी बेटी रावत वड्रा की पत्नी आई और वो दोबारा से इंडिया गेट पर पहुंच गई और उसने ये कहा कि पुलिस जिस तरीके से छात्रों को दबाने की कोशिश कर रही है, नागरिकों को पीटने की कोशिश कर रही है, वो गलत है, हम इसका विरोध करते हैं और कांग्रेस इसका विरोध पूरे देश में भी करेगी। कांग्रेस ने हालांकि घोषणा की है कि वो 22 दिसंबर को पूरे देश में शांति मार्च निकालेगी। लेकिन अब आप समझ लीजिए कि शांति मार्च नहीं है, दरअसल जो छात्रों के नाम पर जो गुंडागर्दी जामिया में की गई और बाद में नागरिकों के नाम पर जो पूरे देश में किया जा रहा है, कांग्रेस उसके पीछे खड़ी हुई है, जो कि अहमदाबाद पुलिस ने खुलासा कर दिया है। लखनऊ में भी यही हुआ था, लखनऊ में कल बड़ी आगजनी हुई और उसके लिए बांग्लादेशियों को बुलाया गया था बाराबंकी और आसपास के जिलों से। और लखनऊ के अंदर भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर बांग्लादेशी घुसपैठिए रहते हैं अवैध रूप से, उनको भी इसमें शामिल किया गया। उसके साथ साथ जो स्थानीय मजहबी लोग थे वो भी उनके साथ खड़े होकर इन दंगों को अंजाम दे रहे थे। खासकर आपने देखा होगा जितने भी दंगों के वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें जो पेशेवर दंगाई हैं वो अपने चेहरे के ऊपर रूमाल बांधे हुए हैं, नकाब लगाए हुए हैं जिससे उनकी पहचान न हो सके। उसके अलावा जो कम उम्र के लड़कों को वो साथ में रखते हैं और वो खुलेआम पुलिस से इस तरीके से पत्थरबाजी कर रहे हैं जैसे कि कश्मीर में देखने को मिलता था। यानी कि इन लोगों को पहले कई दिन ट्रेनिंग दी गई है किस तरीके से वो पत्थरों को लेकर आ रहे हैं, किस तरीके से उनको टेम्पो के द्वारा या दूसरी गाड़ियों के द्वारा बोरियों में भरकर ईंट और दूसरे पत्थर के टुकड़े भरकर उनको मुहैया कराए जाते हैं। और यही चीज़ आज दिल्ली में भी देखने को मिली जब दरियागंज और दिल्ली गेट के आसपास ये प्रदर्शन चल रहा था, जिसका कि कहा गया था कि वो जामा मस्जिद से लेकर जनता मंदिर तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा। लेकिन 4-6 घंटे के बाद जब पुलिस इनको रोकने में कामयाब हो गई तब इनका सब्र टूट गया और इन दंगाइयों ने दिल्ली गेट पर आगजनी की, पुलिस के ऊपर पत्थर बरसाए जिसमें डीसीपी स्तर के एक अधिकारी भी घायल हुए और तमाम पुलिस की गाड़ियों को और तमाम आरएएफ के जवानों को घायल किया गया।
बाद में जब इनके ऊपर पुलिस ने लाठियां बाजी तो उसके बाद देखने को ये मिला कि जहां पर ये दंगाई लोग प्रदर्शनकारी के बेस में बैठे हुए थे, उन जगहों पर ईंटों के, पत्थरों के बहुत सारे ढेर देखने को मिले, जिसका मतलब ये था कि ये पहले से ही पूरी तैयारी करके बैठे थे और सिर्फ मौके का इंतजार कर रहे थे। पूरे देश में यही पैटर्न देखने को मिला है, चाहे अहमदाबाद हो, चाहे बड़ौदा हो, आज बीड और पुणे जैसे शहरों में भी यही घटनाएं हुई, और उत्तर प्रदेश के तो 14 से ज़्यादा शहरों में इसी तरीके की घटनाएं आज देखने को मिली। चाहे बुलंदशहर हो, फिरोजाबाद हो, सहारनपुर हो, मेरठ हो, बिजनौर हो और हापुड़ हो, ऐसे सभी इलाके, बाराबंकी, भदोही, ये सब इलाकों में इसी तरीके से पहले ये लोग बैनर लेकर के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के नाम पर इकट्ठे हुए, और उसके बाद जब पुलिस ने इन्हें रोका और उसके बाद इन्होंने नारेबाजी की, और नारेबाजी के तो बाद में सीधे इन्होंने पुलिस पर पत्थर बरसाए। उसके बाद गाड़ियों को आग लगाई गई, और मेरठ में तो सीधे तौर पर पुलिस के ऊपर इन लोगों ने गोलियां भी चलाई, जिसमें पुलिस वाले घायल हुए। जवाब में पुलिस को भी गोली चलानी पड़ी, और कई जगह से ऐसी खबरें भी हैं कि जब ये स्थितियां ज़्यादा नियंत्रण से बाहर हो गई तो पुलिस को इनके ऊपर ज़्यादा बल का भी प्रयोग करना पड़ा। लेकिन पुलिस की अब तक जो भूमिका है वो एक तरीके से शांति बनाए रखने की कोशिशों में ही नजर आई, क्योंकि आरएएफ की जो टीम होती है उसको सीधे आदेश होते हैं कि दंगे की स्थिति में वो गोली चला सकती है, लेकिन अभी तक कहीं से भी पुलिस द्वारा गोली चलाए जाने की घटना अभी तक सामने नहीं आई है। मेरठ में जो हुआ है वो भी इस वजह से गोली चलानी पड़ी पुलिस को कि इन दंगाइयों ने पुलिस के ऊपर सीधी गोली चला दी थी, जिसके बाद पुलिस को बचाव में इनके ऊपर 1-2 फायर करना पड़ा। निश्चित तौर पर ये बहुत ज़्यादा भयावह स्थिति है, और इसके पीछे अगर कोई है तो वो कांग्रेस खड़ी हुई है। कांग्रेस को ये लगता है कि उसके पास आखिरी मौका है अपने फ्यूज हो चुके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को दोबारा से पूरे देश की राजनीति में स्थापित करने का, और यही वजह है कि राहुल गांधी तो बैकग्राउंड में है, पर्दे के पीछे है। सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी इस पूरे मुद्दे पर देश के जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, और देश में सहानुभूति लहर के नाम पर वो जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों के पूरे गिरोहों को अपने साथ मिलाकर अपने छुटवैये नेताओं के दम पर पैसा और पूरी दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करा के इस देश में आग लगाने की साजिश कर रहे हैं। अब इस साजिश का पर्दाफाश धीरे धीरे होने लगा है, चूँकि अहमदाबाद से पूरी तरह खुलासा हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी अब तक 100 से ज़्यादा ऐसे दंगाइयों को गिरफ्तार किया है, और उनसे भी यही खबरें आ रही हैं कि वो ज़्यादातर उनमें से बांग्लादेशी घुसपैठिए ही हैं, अवैध रूप से इस देश में जो अपराध करते हैं और दूसरे धंधों में लिप्त रहते हैं। इसके अलावा इस पूरे मॉड्यूल के पीछे एक पाकिस्तानी कनेक्शन भी देखने को आ रहा है कि आईएसआई से भी इनके तार जुड़े हुए हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इन लोगों ने सुनियोजित ढंग से व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए, उन ग्रुपों के द्वारा अफवाहें फैलाई गई और पोस्टर्स बनाए गए, पूरा बाकायदा इसके लिए अफवाहों के लंबे लंबे मैसेजेस बनाए गए, और अहमदाबाद में तो इन्होंने वो ग्रुप भी डिलीट करने की कोशिश की जहाँ से ये संदेश देकर लोगों को इकट्ठा किया गया था, लोगों को भड़काने की कोशिश की गई थी। लेकिन सवाल उससे बड़ा ये भी है कि अगर कांग्रेस और घुसपैठिए ये सब कर रहे थे तो उसके बावजूद ये जो स्थानीय लोग हैं, जो मजहबी लोग हैं, वो बगैर किसी बात को समझे इनके साथ क्यों खड़े हो गए, और इनके साथ हाथों में पत्थर लेकर पुलिस के ऊपर या सामान्य लोगों के ऊपर, सामान्य जो बसें होती है ट्रांसपोर्ट की, उनके ऊपर ये पत्थरबाजी क्यों कर रहे थे। निश्चित तौर पर उनके अंदर भी कहीं ना कहीं इनके प्रति सहानुभूति है। यही वजह है कि ये दंगाई पूरे देश में दंगा करने के बावजूद अभी भी चुप नहीं बैठ रहे हैं, और उनको जब असम जैसी जगह पर उनका पूरी तरीके से प्लान फेल हो गया, आज लाखों की रैली वहाँ पे हुई, दिल्ली में भी कई जगह से ये खबरें आई कि बड़ी संख्या में लोग अब नागरिकता संशोधन कानून के पक्ष में भी उतरे हुए हैं, तो उसके बाद कांग्रेस को लगता है कि इस आग को दोबारा से भड़काया जाए, लोगों को फिर से गुमराह करने की कोशिश की जाए, और इसीलिए आज कांग्रेस की, इंदिरा कांग्रेस की माँ बेटी दोनों मैदान में उतर पड़ी, और उन्होंने फिर से वही राग अलापने की कोशिश की कि मोदी सरकार देश के लोगों को देश से बाहर करना चाहती है, खासकर मजहबी लोगों को, और यही वजह है कि आज इसको लेकर उन्होंने गलत बयानी की। आज फिर प्रियंका वाड्रा ने ये कहा एनआरसी के द्वारा जो ये करना चाहते थे, अब उसको नागरिकता संशोधन बिल के द्वारा देश से मुसलमानों को बाहर कर देंगे, उनसे सबूत मांगा जाएगा, जबकि सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर सताए गए हैं। उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी अगर ऐसा कर रही है तो मैं उन सभी लोगों से जो कानून के जानकार हैं या कानून की प्रैक्टिस करते हैं कि वो जाएं और अपने यहाँ की स्थानीय अदालत में इन दोनों माँ बेटियों के खिलाफ लोगों में अफवाह फैलाने के केस जरूर दर्ज कराएं, जिससे देश की वो थोड़ी बहुत सेवा करने का मौका उन्हें भी मिलेगा।
बढ़ते हैं आगे अगली खबर के लिए। झारखंड में चुनाव के बाद आज एग्जिट पोल्स सामने आ गए हैं और एग्जिट पोल्स का जो नतीजा आ रहा है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी उसको पूरी तरह बहुमत नहीं मिल रहा है, लेकिन वो सरकार बना सकती है दोबारा से। हालांकि जो एग्जिट पोल के दूसरे टीवी चैनल्स हैं वो ये दिखा रहे हैं कि अब झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी का जो गठबंधन था वो सीधे तौर पर सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो एक डाउटफुल एक स्थिति भी दे रहे हैं कि हो सकता है इससे नतीजे उलट भी आए। और उसकी वजह ये है कि जिस स्तर पर झारखंड के अंदर बड़े पैमाने पर मतदान हुआ है, खासकर अंतिम चरण में 73% मतदान होने से ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करती हुई नजर आ रही है। उसकी खास वजह यह है कि रघुवर दास पहले मुख्यमंत्री हैं जब से झारखंड बना है जिन्होंने अपना पूरा कार्यकाल यानी कि 5 साल पूरे किए हैं, और वो पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री भी रहे हैं। उन्होंने जो काम किए उसकी वजह से वो 5 साल तक मुख्यमंत्री पद पर रह पाए। भारतीय जनता पार्टी को जो ज़्यादातर एग्जिट पोल है वो 30 से 32 सीटें देते हुए नजर आ रहे हैं। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी, झारखंड मुक्ति मोर्चा और आरजेडी को मिलाकर ये 35 के आसपास 35 से 38 सीटें देते हुए दिख रहे हैं। हालांकि किसी ने तो उनको 50 तक सीटें देने की कोशिश की है, लेकिन उसके भी कई सारे और दूसरे तरीके हैं। और वहीं दूसरी तरफ जो अदर पार्टियां हैं, AJSU और JBM टाइप की जो पार्टियां हैं, इनको 5 से 7 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। तो इसमें पेच ये है कि AJSU की तरफ से सुदेश महतो ने यह बयान दिया है कि उन्होंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी से बातचीत को बंद नहीं किया है, यानी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की 32 सीटें आती है तो निश्चित तौर पर वो दूसरी पार्टियों को मिलाकर सरकार में वापसी कर सकती है। और ये उस स्थिति में होगा जब दूसरे जो चैनल्स के जो एग्जिट पोल हैं वो उनकी बात मानी जाए तो। लेकिन जो इंटरनल सर्वे में ये बात सामने आ रही है, जो अगर दूसरी तरीके से देखा जाए कि जो अब तक चुनाव का पैटर्न हुआ है पूरा झारखंड में 5 चरणों के अंदर, उसमें ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से दोबारा से सरकार बना लेगी। इसमें 2-4 सीटों की कमी हो सकती है क्योंकि वहाँ बहुमत के लिए 41 सीटों की ज़रूरत है, और अगर भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटें लेकर आती है तो निश्चित तौर पर AJSU और JBM और हो सकता है कि इसमें और भी अन्य पार्टियां जुड़ जाएं जो 1-2 निर्दलीय जीत कर आएंगे, वो आसानी से सत्ता में वापसी कर लेंगे। क्योंकि हेमंत सोरेन के साथ में जिसको कि कांग्रेस और JMM ने अपना मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया था, उसके साथ में आरजेडी भी है, और वैसी स्थिति में उनको नहीं लगता कि पूरा बहुमत मिलेगा। लेकिन जब तक रिजल्ट आएगा तब तक ये संशय बनाए रखने के लिए इस तरीके के एग्जिट पोलों के नतीजे अब लोगों के सामने हैं। और यही वजह है कि आज एग्जिट पोल 6 बजे की बजाय कई देर तक लेट हो गए, और उसकी वजह ये थी कि इनको कैलकुलेशन करना था, अपना प्रोजेक्शन करना था और ये दिखाना था कि भारतीय जनता पार्टी झारखंड में हारने जा रही है। लेकिन चूंकि स्थितियां इतनी ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, इसलिए इन लोगों ने देर लगाई और उन एग्जिट पोल्स को थोड़ा सा आगे पीछे करके पब्लिक के सामने रखने की कोशिश की है। उम्मीद ये की जा सकती है कि रघुवर दास झारखंड में 5 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद दोबारा से सरकार में वापसी करने जा रहे हैं, और अगर ऐसा नहीं होता है तो झारखंड में एक हंग असेंबली आ सकती है, जिसके बाद सरकार बनाने में महाराष्ट्र की तरह से एक पेच फंस सकता है। लेकिन इसकी उम्मीद कम ही है, क्योंकि जिस तरीके से मतदान का प्रतिशत दिखाई दे रहा है उससे ये लगता है कि सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का उतना ज़्यादा वोट नहीं था जितना कि होने की उम्मीद कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा को थी। और जिसके बाद जिस तरीके से पीछे 2 बिल आए, NRC का मुद्दा उठा और उसके अलावा जो नागरिकता संशोधन कानून आया, उससे पहले भी कई तमाम ऐसी बातें हुई जिसके बाद में लोगों का जो रुझान है, जो एक पकड़ है भारतीय जनता पार्टी की, वो स्पष्ट देखने को मिली थी। तो उम्मीद कर सकते हैं कि 23 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा उससे पहले जो स्थितियां बन रही हैं उसमें तो कुछ चैनलों ने संशय की स्थिति पैदा कर दी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। और कांग्रेस की तरफ से भी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है कि उन्हें अपनी जीत का बहुत ज़्यादा भरोसा है। हालांकि इन एग्जिट पोल्स में जो वोट शेयर में अंतर दिखाया गया है, भारतीय जनता पार्टी को 33% वोट ये बता रहे हैं, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को ये लोग 37% वोट शेयर देते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सीटों का इन्होंने आगे पीछे कर दिया है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर नहीं कम होता है, जो कि पिछली बार 35% था, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और इसकी उम्मीदें ज़्यादा लगती है। जय हिंद, जय भारत।